स्टार्ट। हेलो, राधे राधे मित्रों। मैं दिनेश एमबीडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 12th क्लास साइंस के पेपर्स अभी कुछ कंप्लीट हो गए। जैसे कि अभी फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीट हुआ और अब 12th क्लास का बायो का पेपर जो 28 यानी 28 फरवरी को होने वाला है, उस पेपर को लेकर अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे तो इन क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इससे रिलेटेड या यही क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो कई सारे क्वेश्चंस मैं एक से लेकर लगभग 6 चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और बाकी के जो 5 चैप्टर है या 6 चैप्टर जो बच जाएंगे 6 के बाद, उन चैप्टर के जो वीडियो हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेकर आऊँगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर अपन सभी दोस्तों को आप शेयर करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपन इस वीडियो के अंदर। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 चैप्टर के वही क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर पहुंचे। देखते हैं अपन पहले चैप्टर से क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक एक क्वेश्चन को अपन बात करते हैं। पहला जो चैप्टर है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दे रखा है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, गैर एल्बुमिनस बीज का उदाहरण है, नॉन एल्बुमिनस सीड इनमें से कौन से हैं? जितने ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं तो आप देख पाएंगे जो गेहूं है, मक्का है, मटर है, जो है व्हीट, मेज, पी और बार्ली, इनमें से अगर आप देखेंगे तो जो गैर एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस जो सीड है वो नॉन एल्बुमिनस सीड आपको देखने को मिलेगा पी प्लांट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा? पी का जो सीड होता है वो एक गैर एल्बुमिनस। गैर एल्बुमिनस क्या होता है आपको बताया हुआ है। गैर एल्बुमिनस सीड ऐसे सीड होते हैं जिनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान यानी भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान एम्ब्रियो के द्वारा एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूणपोष का पूर्ण कंज्यूम कर लिया जाता है, पूरा उपयोग कर लिया जाता है। तो उसमें उसके अंदर एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष उसमें बचता नहीं है, और जिसमें भ्रूणपोष नहीं बचता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है, उसे नॉन एल्बुमिनस या गैर एल्बुमिनस कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर से जो दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। झूठे या आभासी फल का एक उदाहरण है, यानी फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। अपन को पता है आभासी फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से न होकर, ओवेरी से न होकर फ्लावर के अदर पार्ट से होता है, यानी अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे कि पुष्पासन, लाइक दैट थैलेमस। और यहाँ पे कौन कौन से प्लांट है जिसके अंदर आभासी फल देखने को मिलता है? आम के अंदर आभासी फल नहीं देखने को मिलता, कीवी के अंदर नहीं देखने को मिलता, तरबूज में नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा एप्पल। एप्पल यानी सेब। सेब के अंदर कौन सा फल पाया जाता है? आभासी फल। क्यों? क्योंकि सेब के जो फल का निर्माण है वो बच्चों अंडाशय से न होकर किसी अन्य भाग से होता है, और अन्य भाग क्या है? पुष्पासन। किससे होता है? पुष्पासन। इसका मतलब सेब जो है इसके फल का निर्माण पुष्पासन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परिभ्रूण पोष क्या होता है? पेरिस्पर्म क्या होता है? किस पौधे में पाया जाता है? पहली बात तो पहले हम पेरिस्पर्म की बात ही कर ले। पेरिस्पर्म क्या होता है, फिर किस पौधे में पाया जाता है वो तो हम बताएंगे। भाई बच्चों, कुछ प्लांट्स के अंदर, सभी में तो नहीं, कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि यहाँ चुकंदर दे रखा है, बीट है ना, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल पार्ट है, ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है, ये निषेचन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड यानी निषेचन के बाद ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है बीज के अंदर। बीज में जब ये बदल जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स के अंदर देखते हैं कि इस ओव्यूल का ये जो इनर मोस्ट पार्ट है, जिसे हम
ये जो आंतरिक भाग है जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं, बीजांडकाई बोलते हैं, ये जो बीजांडकाई का भाग है ये शेष बच जाता है, रिमाइंड रह जाता है। इस रिमाइंड पार्ट को ही हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं इसी को हम? पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसी को हम परिभ्रूणपोष बोलते हैं। और परिभ्रूणपोष किसके अंदर, परिभ्रूणपोष किसके अंदर शेष बच जाता है? तो हम कहेंगे कि निषेचन के बाद बीजांड का भाग या बीजांडकाय का भाग चुकंदर के अंदर शेष बच जाता है, बीट में शेष बच जाता है, बाकी किसी में नहीं बचता है। इसे ही हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। अगले क्वेश्चन को लेकर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो सभी बच्चों को आना चाहिए। एक परिपक्व भ्रूणकोष एक परिपक्व एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक है, उस मैच्योर एम्ब्रियोसेक में कितनी सेल्स होती है? तो सीधी सी बात है 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 सेल्स। हम जानते हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि ये जो हमारा एम्ब्रियोसेक होता है, इस एम्ब्रियोसेक के अंदर 3 सेल्स इधर की तरफ ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, 2 सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है, 1 सेल्स यहाँ पे और 2 सेल्स सेंटर में देखने को मिलती है। इन ऊपर वाली सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय कोशिकाएं बोलते हैं, इसको एग सेल बोलते हैं, इसको सिनर्जिड सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, और सहायक कोशिकाओं के सिनर्जिड सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हो गई, और न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। जो सेंटर में एक सेल होती है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? 2। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट हो गए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 7 कोशिकाएं। आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके दे रखा है, पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की थी? ये डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन पहले पुरानी एनसीईआरटी में थी। इसका मतलब क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप फिर भी पढ़कर जाएं इसे। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन एक साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया जिसे बोलते हैं नावास्चिन। वैज्ञानिक का नाम क्या है? नावास्चिन के द्वारा डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड किया गया, यानी दोहरा निषेचन किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, पहले ही चैप्टर से अगला जो क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर भ्रूणकोष की सूत्रगुणिता क्या होती है? जो एम्ब्रियोसेक होता है, इस एम्ब्रियोसेक की प्लॉइडी क्या होती है, सूत्रगुणिता क्या होती है? तो अपन को पता है पुष्पीय पादपों में जो एम्ब्रियोसेक है उसकी प्लॉइडी होती है एन यानी अगुणित। इसका मतलब ये जो भ्रूणकोष होता है ये भ्रूणकोष होता है अगुणित। और ये अगुणित क्यों होता है? तो इसकी सीधी सी बात है, हमको पता है भ्रूणकोष किससे बनता है, तो हमको पता है फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियोसेक, यानी क्रियात्मक जो गुरु बीजाणु है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है भ्रूणकोष में। अगर मैं यहाँ समझाने की आपको कोशिश करूँ तो थोड़ा सा आप समझेंगे। अपन समझते हैं एक चीज़ कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी यानी लघु बीजाणु मात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये 2n होती है। इस 2n मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस, यानी इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और इसमें मियोसिस होते ही यहाँ पे हैप्लोइड स्ट्रक्चर का टेट्राड बनता है, यानी अगुणित स्ट्रक्चर का चतुष्क बनता है, जिसे हम मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। ये सारे के सारे n होंगे। मेगास्पोर टेट्राड यानी गुरु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं इसे, गुरु बीजाणु चतुष्क। और ये जो गुरु बीजाणु चतुष्क है बच्चों, ये जो गुरु बीजाणु चतुष्क है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गुरु बीजाणु चतुष्क है, इस गुरु बीजाणु चतुष्क में से 3 गुरु बीजाणु यानी 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, और ओनली एक ये जो मेगास्पोर बच गया जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियोसेक। तो मुझे बताओ, जब मेगास्पोर गुरु बीजाणु की गुणिता n है तो फिर भ्रूणकोष की गुणिता भी क्या होगी? n। इसलिए इसका उत्तर हो गया n। अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन किसे कहते हैं? व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन?
सिंपल सी बात है, फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जिसको मैं आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो समझेंगे बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन को लेकर अगर बात करें, ये ओनली एंजियोस्पर्म्स में होता है। पहली बात तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता। डबल फर्टिलाइजेशन घटना की बात करूँ तो इसमें दो इवेंट इंक्लूड होते हैं, दो घटनाएं इंक्लूड होती है। एक इसके अंदर होता है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन फर्स्ट हो गया इसमें ट्रिपल फ्यूजन, और सेकंड इसके अंदर होगा सिनगेमी, सिनगेमी को हम बोलते हैं भाई युग्मक संलयन, और इसको हम बोलते हैं भाई त्रिसंलयन या त्रिक संलयन। ये जो त्रिसंलयन, ये दोनों घटनाएं मिलकर ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों घटनाएं मिलकर बताइए बच्चों क्या कहलाती है? द्विनिषेचन। अगर मैं समझाना चाहूँ कि ये होती क्या है तो आप समझेंगे जनरली, अगर आप समझेंगे तो ये हमारा ओव्यूल है, बीजांड है, ये हमारा ओव्यूल या बीजांड है। अगर इसकी बात करें, इस ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूणकोश। और इस एम्ब्रियोसेक में हमने अभी बात की थी 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट होते हैं। तो ये 7 सेल्स यहाँ पे मैं बना दिया हूँ, ये 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होते हैं। बच्चों ये जो सेंट्रल सेल होती है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, यानी हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीयकाय। और ये जो सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाओं के ऊपर, ये जो आपको कोशिका दिखाई दे रही है, ये वाली सहायक कोशिकाओं के ऊपर ये जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अंड कोशिका यानी एग सेल, अंड कोशिका। अब आप देख पाएंगे कि क्या होता है प्रोसेस। तो जब पोलिनेशन हो जाता है तो पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स जब स्टाइल और स्टिग्मा के थ्रू अंदर एंटर होते हैं तो एक पोलन ट्यूब आती है। पोलन ट्यूब किसके अंदर आती है? ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल यानी बीजांड के अंदर एक परागनली आती है, और वो पोलन ट्यूब कुछ इस तरीके से एंटर होती है माइक्रोपाइल एंड से, बीजांड के माइक्रोपाइल एंड यानी बीजांड द्वारी सिरे से, और माइक्रोपाइल एंड से जब वो एंटर होती है तो वो 2 मेल गैमेट लेकर आती है, 2 नर युग्मक लेकर आती है। उनमें से ये अंदर एंडोस्पर्म में एंटर होकर इसका जो एक मेल गैमेट है विथ द फ्यूज ऑफ किससे? एग सेल, यानी एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल से फ्यूज हो जाता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज हो जाता है? ध्रुवीयकाय यानी पोलर न्यूक्लियाई से क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। जब ये पहला गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा, इस प्रोसेस को बोला जाएगा सिनगेमी, यानी द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट एंड एग सेल, इट इज़ कॉल्ड सिनगेमी। और दूसरी बात, वो दूसरा जो नरयुग्मक है वो मेल गैमेट है, वो पोलर न्यूक्लिया यानी ध्रुवीयकाय से संलयित हो जाएगा। इस घटना को ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन कहते हैं। आगे की अगर बात करें तो ये त्रिक संलयन मैंने समझाया। पुष्प के 4 भागों के नाम बताइए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुष्प के 4 भाग सब बच्चों को आते होंगे। पुष्प का सबसे बाहर वाला जो चक्र है, उस सबसे बाहर वाले चक्र या भाग को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो पार्ट होता है फ्लावर का, पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया बाह्य दल जिसे हम कैलिक्स बोल सकते हैं। दूसरा होता है दल जिसे कोरोला बोल सकते हैं। बाह्य दलपुंज या बाह्य दल है ना, और दूसरा दलपुंज या दल। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है उसे हम पोमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम। और चौथा जो भाग होता है उसे हम जायांग बोलते हैं, गाइनोसियम। इसका मतलब एक फ्लावर के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। इसके अलावा भी अदर पार्ट्स होते हैं, लेकिन जनरली यहाँ 4 पूछा है तो फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4। इसके अलावा अगर अपन बात करें थैलेमस पार्ट इसका रह गया। अगला क्वेश्चन, परागकण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रह सकते हैं? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्या कारण है कि परागकण पोलन ग्रेन्स को लॉन्ग टाइम तक रिजर्व किया जा सकता है? तो सीधी बात है, जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उस आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्साइन यानी हिंदी में बोलते हैं बायोचोल। ये जो एक्साइन है, ये जो एक्साइन है बायोचोल है, ये बायोचोल एक पदार्थ की बनी होती है, और वो जो पदार्थ है वो रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधी पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? प्रतिरोधी, रेसिस्टेंस।
प्रतिरोधी पदार्थ होता है, और ये जो रेसिस्टेंस पदार्थ होता है, प्रतिरोधी पदार्थ होता है, इसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम होता है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन ऑन द स्पर्म, ऑन द पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन्स पर स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस के कारण, स्पोरोपोलेनिन रेसिस्टेंस सब्सटेंस की प्रेजेंस के कारण इन्हें लॉन्ग टाइम तक रिजर्व किया जा सकता है। क्योंकि बच्चों ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी एसिड, बेस, किसी भी एंजाइम, किस टेम्परेचर से डिकम्पोज नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात अंडाशय का, निषेचन के पश्चात अंडाशय का क्या परिवर्तन होता है? यानी जो ओवेरी है उस ओवेरी में क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन? सबको पता है, अगर निषेचन हो गया और निषेचन के बाद ओवेरी ओवेरी नहीं रहेगी, निषेचन के बाद ओवेरी ओवेरी नहीं रहेगी, तो क्या रहेगी सर? तो हम बात करते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवेरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। फ्रूट यानी निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है बच्चों? फल में बदल जाता है। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय में क्या परिवर्तन होगा? फल में बदल जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदलता है, तो निषेचन के बाद बीजांड किस में बदलता है? बीज में, यानी ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, मैं बता जरूर दे रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ समझाना, हर एक क्वेश्चन को या फिर बड़े क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता है अपने पास। इसलिए मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ एक बार इनको अच्छे से देख कर जाएँ अपनी नोट्स की कॉपी में, ताकि आपको ये क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। काफ़ी एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन लाए गए हैं, तो इनको थोड़ा ढंग से देख कर जाएँ। चलिए बात करते हैं आगे की। बड़े क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है भ्रूणकोश क्या है और इसके प्रकारों को समझाइए। यानी जो हमारा जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म क्या है, इसके टाइप। एंडोस्पर्म आपको पता है निषेचन के बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है, एक त्रिगुणी संरचना बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है बच्चों? एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सेलुलर यानी कोशिकीय, उसके बाद न्यूक्लियर, न्यूक्लियर यानी केंद्रकीय, और उसके बाद हेलोबियल। 3 टाइप के होते हैं। जनरली एनसीईआरटी में 2 टाइप के दे रखे हैं, सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर। ये 2 टाइप के याद रहे। ये जो फ्री न्यूक्लियर है, इस फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है नारियल का जो पानी होता है, कोकोनट का जो वाटर होता है, वो किसका एग्जाम्पल है? फ्री सेल्यूलर का एग्जाम्पल है। तो आप याद रहें, इनके प्रकारों को पढ़कर जाएं। और यहाँ पे फिर अथवा में इसी के साथ में एक क्वेश्चन दे रखा है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश या कोशिकीय भ्रूणकोश का वर्णन कीजिए। तो वही प्रकारों में जो हमने बात की थी, एंडोस्पर्म के जो 2 प्रकार है एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो दोनों प्रकारों के बारे में पूछना चाह रहा है। आप इजीली इनके बारे में पढ़कर जाएं, बहुत सिंपल है। तो ये दोनों टाइप के यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में द्वि निषेचन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को फ्लोरिंग प्लांट्स में समझाना है। और डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अभी अभी हमने समझा था। डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है? उसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती है। पहली चीज़ त्रिक्सलेन, जिसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और दूसरी चीज़ सिनगेमी। सिनगेमी यानी युग्मक संलयन बोलते हैं। और ये दोनों घटनाएं इंक्लूड होकर क्या कहलाती है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट्स की मुख्य विशेषता होती है, जो एंजियोस्पर्म के अलावा जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में नहीं पाई जाती। और इसमें 2 भी इवेंट इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में होता है, ये बात लिखेंगे क्योंकि एंजियोस्पर्म की मुख्य विशेषता है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के 2 इवेंट होते हैं। पहला जो इवेंट है, उस पहले इवेंट का नाम है ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिक्सलेन, और दूसरा जो है वो है सिनगेमी। और विथ डायग्राम के थ्रू आप इसको समझा सकते हैं। और मैंने अभी अभी ये डबल फर्टिलाइजेशन ऊपर समझाया, तो जरा आप देखें इसको, वही चीज़ यहाँ आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस और रहे हैं।
पुष्पीय पौधों में निषेचन पश्चात होने वाली घटनाओं के नाम लिखते, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम लिखने और भ्रूण विकास को समझाइए। पहली बात तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर, निषेचन के बाद पौधों में क्या क्या बन जाता है। तो सीधी सीधी बात है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो किस अंडाशय से जो है वो फल में बदल जाता है, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, यानी अंडाशय जो है जो बीजांड जो है वो किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। और बच्चों फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी युग्मनज का निर्माण हो जाता है। और एक चीज़ और, जाइगोट के साथ साथ एक एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष बन जाता है। इसका मतलब निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद 4 इवेंट्स होते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स में, बीज का बनना, सीड का बनना, और उसके बाद फल का बनना यानी फ्रूट का फॉर्मेशन होना, उसके बाद भ्रूणपोष का बनना यानी एम्ब्रियोसेक का बनना, और उस एंडोस्पर्म का बनना, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का बनना, और उसके बाद सबसे लास्ट वाली अगर अपन बात करें तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यानी भ्रूण का बनना, जिसे हम जाइगोट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जाइगोट ही आगे चलकर किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में यानी भ्रूण में। और उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, उस प्रोसेस को समझाना भी है, भ्रूण विकास की प्रक्रिया को समझाइए, ये बोल रहा है। तो आपको पता है जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये जो सिंगल सेलुलर जाइगोट है ये आगे चलकर डेवलप होती है, जैसे कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो यानी गोलाकार भ्रूण। उसके बाद सबसे पहले जो जाइगोट है वो जाइगोट प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, प्राक भ्रूण में होगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो यानी गोलाकार भ्रूण में डेवलप होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा यानी हृदयाकार भ्रूण में विकसित होगा, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो यानी परिपक्व भ्रूण में बदल जाएगा, जो नोट्स की कॉपी में आप देख सकते हैं, करवाए हुए हैं आप सब लोगों को। इसका मतलब इस क्वेश्चन को भी आप देख के जाएं, याद रहें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का ऑर्डर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम है, उनको डिटेल यहाँ नाम ही लिखना है, सिर्फ 4 नाम लिख के आगे उस प्रोसेस को समझाना है। आप एग्जाम में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, बड़े क्वेश्चनों को ढंग से पढ़े, क्या पूछा है उतना आंसर दें आप। अब कई बच्चे यहाँ पे जैसे 4 इवेंट्स के नाम लिखना है, उन चारों इवेंट्स को समझाने भी लग जाएंगे कि सीड क्या होता है या फिर फ्रूट क्या होता है, इन सबको समझाने में लग जाएंगे। इन सबको समझाना नहीं है, सिर्फ इसने बोला है कि इनके नाम लिखिए, तो सिर्फ नाम लिखते हुए जितना बोला है उतना आपको करना है। अगला क्वेश्चन, मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को समझाइए, यानी फ्लोरिंग प्लांट्स में फीमेल गेमेटोफाइट है, उनके डेवलपमेंट को आपको समझाना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये। फीमेल गेमेटोफाइट पहली बात तो किसको बोलते हैं, आपको ध्यान रहे, फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं भाई बच्चों भ्रूण कोष को। किसको बोलते हैं, भ्रूण कोष को। भ्रूण कोष को हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। इस एम्ब्रियोसेक के बारे में आपको कि एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, भ्रूण कोष का विकास कैसे हुआ है, ये आपको समझाना है। क्योंकि अभी अभी अपन ने ऊपर बात की थी, जो एम्ब्रियोसेक होता है, भ्रूण कोष होता है, उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होती है। तो वो किससे बना, तो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है। इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु के केंद्रक में लगातार विभाजन होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में रेगुलर डिवीजन होने से 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। और इन केंद्रकों के चारों ओर सेल वाल यानी कोशिका भित्ति बन जाने के कारण 7 कोशिकाएं बन जाती है, क्योंकि सेंट्रल जो न्यूक्लियस, सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों ओर एक ही सेल वाल बन पाने के कारण कोशिकाएं बनती है 7 और केंद्रक बनते हैं 8। इसका मतलब फीमेल गेमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आप अपनी नोट्स की कॉपी में जरूर देख के जाएं, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं एंथर का, परागकोश के अनुप्रस्थ काटते हैं, तो उसमें 4 थीका यानी 4 कोस्ट लाइक स्ट्रक्चर या थीका सेप्ट स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उस कोस्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया यानी लघु बीजाणुधानी कहते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है एक एंथर के अंदर, और उसकी संरचना का वर्णन करना है तो एक ऐसा डायग्राम आप क्लास के अंदर पढ़े होंगे साल भर में जब आपने पढ़ाई की है, तो ऐसा डायग्राम जिसमें ये 4 आपको, ये 4 1 2 3 4, ये 4 आपको क्या दिखाई दे रही है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानियाँ दिखाई दे रही है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर आगे क्वेश्चन बोला हुआ भी है, उसके विभिन्न स्तरों के कार्य बताइए। तो इसके स्तर कितने होते हैं, इसके 4 स्तर होते हैं हमें पता है। उसके बाद इसके बाहर एक स्तर, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, और इसके बाहर एक लेयर, इसके अगर अपन बात करें तो इसके बाहर एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। इस तरीके से टोटल कितनी लेयर्स हो गई, 4 लेयर्स। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है। ये जो मिडिल ये वाली लेयर है इसको एंडोथीसियम बोला जाता है, अंतस्थीसियम। और सबसे अंदर वाली ये वाली जो लेयर है
मतलब थर्ड नंबर की जो अंदर की लेयर है इसे मिडिल लेयर बोला जाता है, और सबसे इनर मोस्ट को टेपिटम बोला जाता है। ये टेपिटम थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स को, पराग कणों को न्यूरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करती है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पराग कणों को पोषण प्रदान कौन सी लघु बीजाणुधानी की कोशिका करती है, तो आप कहेंगे टेपिटम करती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई इसके काम। तो आउटर मोस्ट का, इसका आउटर मोस्ट लेयर का काम है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना, सुरक्षा देना। दूसरी वाली जो लेयर है एंडोथीसियम, इसका काम होता है एंथरकोडेहिसेंस यानी जो हमारा परागकोश होता है उस परागकोश के स्फुटन में मदद करना। उसके बाद ये जो मध्यभित्ति होती है यानी मिडिल लेयर होती है, ये भी सुरक्षा का काम करती है। और टेपिटम का भी अभी मैंने कार्य बताया है कि पराग कणों को यानी पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम होता है। इस तरीके से हमने ये पहले चैप्टर से बड़े बड़े क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया है। आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ जाएगा। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो दूसरे चैप्टर से आ जाएगा। पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पहले चैप्टर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और ये दूसरा चैप्टर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर से भी काफ़ी काम के क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, मानव में कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रश्न ये भी आ सकता है मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम द्वारा सेक्रेशन होता है, कौन सा स्रावित होता है? तो आपका उत्तर होगा अधिक अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन होता है। अभी तो यहाँ अधिक नहीं पूछा, सिर्फ पूछा ये तो एस्ट्रोजन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन होगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, कार्पस ल्यूटियम क्या है? कार्पस ल्यूटियम में पीले रंग की संरचना होती है जो अंडाशय में बनती है, ओवरी में बनती है। कब? आफ्टर द ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग के बाद ये बनने वाली संरचना होती है। आगे की अगर अपन बात करें तो इसका आंसर हो गया प्रोजेस्टेरोन। याद रहे कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन का स्त्रावण भी होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट में कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन की बात करें, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किस अंग से होता है? आप सीधा याद रखेंगे, डिटेल नहीं है कक्षा 12 में। एक ऑर्गन है जिसका नाम है गोल्जी काई। इस गोल्जी काई, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी भी जिसे बोलते हैं, इस गोल्गी बॉडी से कौन सा शुक्राणु का कौन सा पार्ट बनता है? एक्रोसोम। और आपसे पूछा जाए स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे केप लाइक पार्ट, अपर केप लाइक पार्ट ऑफ द स्पर्म। शुक्राणु का शीर्ष भाग, टोपिनोमा भाग, जिसमें कई सारे लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो ओवम की लेयर्स को तोड़ने में मदद करते हैं, अंडाणु की भित्तियों को तोड़ने में मदद करते हैं। वही पार्ट क्या कहलाता है? एक्रोसोम। तो टोपिनोमा भाग। तो किससे बनता है ये शुक्राणु का एक्रोसोम भाग? गोल्जी का कोशिकांग से, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी। आगे अगला क्वेश्चन, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सीधा मैं समझा देता हूँ, स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस पूछना चाह रहा है। आप समझेंगे, सब बच्चे पढ़े हैं पहले, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ। एक सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम नरजर्म कोशिका भी बोलते हैं हिंदी में, नरजर्म कोशिका। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है भाई बच्चों, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है डिप्लॉइड होती है। इस डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने के उपरांत इससे दो सेल्स बनती है, दोनों के दोनों 2n होगी। 2n क्यों होगी? क्योंकि विभाजन कौन सा हुआ है? माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन में सेम क्रोमोसोम या प्लोइडी रहती है। इन दोनों बनने वाली सेल्स को हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसे हम बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर कौन सा डिवीजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा। और जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रत्येक से दो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, दो हिस्से। जब विभाजन अर्धसूत्री हुआ है तो प्लोइडी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। चारों के चारों जो सेल्स बनेगी वो n बनेगी, और ये जो चारों के चारों जो सेल्स बनेगी, हैप्लोइड सेल्स बनेगी, इन्हीं को बोला जाता है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या बोला जाता है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब आप देखो, मुझे इसने पूछा है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो पहले प्लोइडी देखो, इसकी प्लोइडी n है, तो हमें पता है ह्यूमन की 2n
सेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं 46, तो फिर एन में कितने होंगे 23। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 26, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो गए 23। तो याद रहे आप, जैसे आपसे अब हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी, तो 2n है, 2n इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 46। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती है, ये आगे चल के डेवलप होती है किसके अंदर, ये आगे चल के डेवलप होती है यानी इनके अंदर फिर मियोसिस सेकंड होता है। और जब इनमें मियोसिस सेकंड होगा, किसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा, अभी तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकंड होगा तो इससे भी 2 सेल बनेगी, इससे भी 2 सेल बनेगी, इससे भी 2 सेल और इससे भी 2 सेल, यहाँ 8 सेल्स बन जाएगी, सारी की सारी एन होगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ही प्लोइडी हाफ होती है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में प्लोइडी हाफ यानी गुणिता हाफ नहीं होती, इसलिए ये सारे के सारे जो एन बने हैं ये स्पर्मेटिड्स होंगे यानी शुक्राणु प्रसू होंगे। और इसका मतलब आपसे पूछा जाए स्पर्मेटिड में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये एन है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा 23, क्योंकि इसमें भी कितने होते हैं 23। और प्रत्येक ये जो आपका स्पर्मेटिड है ये आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और फाइनली अपने आप क्या बना देगा, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे, यानी आप ये टोटल कितने स्पर्म बन जाएंगे 8 स्पर्म बन जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाए स्पर्म की प्लोइडी क्या होगी एन और क्रोमोसोम कितना होगा शुक्राणु में 23। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस से सबकी प्लोइडी मैंने बता दी है। आगे की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन मानव में, अगला क्वेश्चन है मानव में अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रभाव से होता है, यानी ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे FSH हार्मोन दे रखा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, क्योंकि हमें पता है अंडोत्सर्ग कब होता है जब पूटक फटते हैं, और पूटक यानी फॉलिकल्स को रप्चर करने में या फटने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, बताइए वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है FSH, इसलिए इसका उत्तर हो गया FSH। LH मेल में लीडिंग सेल्स पर काम करता है, और लीडिंग सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, बताइए मुझे टेस्टोस्टेरोन। आगे की बात करें, वैसे LH और FSH दोनों का लेवल ओवुलेशन के दौरान हाई होता है, लेकिन अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। आगे की बात करें, भ्रूण एवं मातृ शरीर के बीच बनने वाली संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, यानी माँ और बच्चे के बीच एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बनती है, उसे अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कार्य याद रखना, एग्जाम में पूछता है प्लेसेंटा क्या क्या काम है, न्यूट्रिशन देना बेबी को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, गैसेज का एक्सचेंज करना यानी गैसों का आदान प्रदान करना, और इसके द्वारा कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं, तो ये भी काम है, यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 4 हार्मोन स्रावित होते हैं, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंडोत्सर्ग के दौरान, क्वेश्चन दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा जूम कर देता हूं इसको फिर भी मैं, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को ग्रहण करने में, यानी जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम कौन सा पार्ट फेलोपियन ट्यूब का उसको क्या करने में, अंडाणुओं को ग्रहण करने में यानी ओवम्स को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिम्बरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम झालर, झालेर या फिम्बरी। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर खाली स्थान में क्या आएगा फिम्बरी, क्योंकि फिम्बरी जो होता है वो कहाँ से, ओवम्स को ओवेरी से कलेक्ट करने में हेल्प करता है, तो फिम्बरी इसका उत्तर होगा। उसके बाद आगे की बात करें, भ्रूण के अंतरोपण की प्रक्रिया यानी इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो क्या कहाँ होता है, कौन सी जगह पूछा है, भ्रूण के इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया खाली स्थान में होती है, यानी कौन से ऑर्गन में, आप ध्यान रहे प्रश्न को ढंग से पढ़ें कि भ्रूण में अंतरोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप रोपण कह सकते हैं, लेकिन पूछा है इसने कहाँ होती है, तो ऑर्गन का नाम में होती है, तो ऑर्गन का नाम है गर्भाशय, यूट्रस, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, आपको पता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा यूट्रस जो भ्रूण है। और अब मैं आपसे पूछूं कि कौन से भ्रूण का रोपण होता है, तो उत्तर होगा कोरकपुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, मोरुला का नहीं। पुरुष जनन हार्मोन है, सीधी सी बात है, मेल का हार्मोन, अगर मेल का हार्मोन पूछे जनन हार्मोन रिप्रोडक्टिव हार्मोन ऑफ द मेल, तो एक ही हार्मोन होता है मेल में जो टेस्टिस से सिक्रेट होता है, जिसे टेस्टिस्टेरोन बोलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा
टेस्टोस्टेरोन। मैं पूछूं बेटा, अभी अभी बताया था मैंने आपको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं से। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी अंतराली अवकाश में ये सेल्स पाई जाती है। आगे की तरफ अगर बात करें, मानव में मासिक चक्र की औसतन अवधि, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल में कितने दिन की होती है? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, या तो 28 या 29, 28 दिन की या 29 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है। कौन कौन सी? सबसे पहली जो फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़ है, जिसे ब्लीडिंग फेज़ भी कहा जाता है। दूसरी फोलिकुलर फेज़ है, यानी जिसे फुट की प्रावस्था भी कहा जाता है। और तीसरी जो प्रावस्था होती है वो ओव्यूलेशन फेज़ है, यानी अंडोत्सर्ग प्रावस्था भी कहा जाता है। और चौथी जो प्रावस्था है वो पोस्ट ओव्यूलेशन फेज़ है, यानी पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था भी कहा जाता है। उनके बारे में डिटेल्स आपके नोट्स में आप देखेंगे। उसके बाद आगे की बात करें, भ्रूण और माता के बीच पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन का कार्य होता है। अभी अभी ऊपर अपन ने बात किया है, माँ और बच्चे के बीच बनने वाली संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, जो मैंने कार्य 4 बताए भी अभी अभी, प्लेसेंटा ही करती है। इसका मतलब खाली स्थान में उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरा। ये अपरा ये काम करती है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, बड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 से बड़े क्वेश्चन, इनको भी आप ढंग से देख के जाएंगे। शुक्राणु जनन, देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। शुक्राणु जनन लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, हिंदी में यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शुक्र जनन होता है, शुक्राणु जनन नहीं होता। इसलिए जब आप पेपर देखें तो थोड़ा इंग्लिश में भी या अंग्रेजी में पेपर को देख लें। अब यहाँ पे अगर अपन माने इसको, तो यहाँ इसको अपन अंग्रेजी में करेक्ट मानेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, यानी इसको, ये जो शुक्राणु जनन लिखा हुआ है इसको करना चाहिए शुक्र जनन। शुक्र जनन यानी स्पर्म्स के बनने की प्रक्रिया को, शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। लेकिन ये शुक्राणु जनन लिखा हुआ है, इसका तो मतलब तो ये होता है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, शुक्राणु प्रसु होते हैं, वो शुक्राणु प्रसु स्पर्मेटिड्स आगे चल के मैच्योर स्पर्म में डेवलप होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस अंग्रेजी में बोलते हैं। तो शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी शुक्र जनन जो इसने बोला है वो कहते हैं। अब प्रश्न आया शुक्र जनन, ये शुक्राणु जनन गलत लिखा हुआ है। शुक्र जनन की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए, वर्णन कीजिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को समझाना है, जो अभी मैंने समझाया था। मेल जर्म सेल होती है, उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड, उसके बाद स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर स्पर्म में बदल जाते हैं, परिपक्व शुक्राणु में बदल जाते हैं। इस तरीके से आप अपनी नोट्स की कॉपी में देखेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पूछा जा सकता है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ढंग से पढ़कर जाएं। अंडोत्सर्ग क्या है? नाम से पता चल रहा है, ओव्यूलेशन, यानी ओवेरी से एक ओवम का रिलीज होना ही, ओवेरी से एक ओवम का फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होना ही, अंडवाहिनी नलिका में मुक्त होना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओव्यूलेशन, यही अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? अभी अभी हमने बताया था, ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन के कारण होता है? FSH हार्मोन के कारण होता है। FSH हार्मोन फॉलिकल्स को रप्चर करता है, जिससे कि क्या निकलता है? जिससे ओवम निकलता है। अगला क्वेश्चन है, रोपण या इम्प्लांटेशन से आप क्या समझते हैं, ये कहाँ होता है? तो अभी अभी हमने पहले बात की थी, इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? जो एम्ब्रियो होता है कोरक फुटीपूर्ण होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो एम्ब्रियो होता है, इस ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो का यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाना या जुड़ जाना ही, बताइए क्या कहलाता है? जुड़ जाना ही, जुड़ जाना ही बताओ क्या कहलाता है? यूट्रस की वॉल से, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल से एम्ब्रियो का, कौन सा एम्ब्रियो? ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो कोरकपुटी का अटैच हो जाना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। कहाँ होता है? सीधी सी बात है, गर्भाशय में होता है भाई। कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा, यूट्रस में होगा, यूट्रस में होगा, यूट्रस में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन, अपरा क्या है? द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी, माँ और बच्चे की भी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को अपरा कहा जाता है। अपरा के 2 प्रमुख कार्य, तो सीधी सी बात है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना यानी पोषण प्रदान करना, और उसके बाद कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, और इसी के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करना, ये अपरा के काम होते हैं। 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कार्पस ल्यूटियम क्या है?
आफ्टर द ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग के बाद एक येलोविश स्ट्रक्चर, एक पीले रंग की संरचना अंडाशय में बनती है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसका प्रमुख एक कार्य पूछा है तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा भारी मात्रा में एक हार्मोन का स्त्रावण होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? आपसे कुछ पूछ ले कोई, प्रोजेस्टेरोन का क्या काम क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन का काम है क्या? इम्प्लांटेशन को बनाए रखना, यानी रोपण की प्रक्रिया को बनाए रखना। रोपण की प्रक्रिया को बनाए रखना। रोपण की प्रक्रिया को बनाए रखना। रोपण की प्रक्रिया कब बनी रहेगी? रोपण की प्रक्रिया तब बनी रहेगी जब एंडोमेट्रियम बना रहेगा, यानी गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम लेयर है, गर्भाशय की जो अंत स्तर है, इस अंत स्तर को बनाए रखने का काम है कौन से हार्मोन का? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है, तो दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक ले लेते हैं जब तक आप इन क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी पी लेता हूं मैं। चलिए भाई बच्चों, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे चैप्टर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो देखें आप, तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मानव जनन स्वास्थ्य, दिखाई दे रहा है? हाँ। यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है एसटीडी, एसटीडी डिजीज, सुजाक, गोनोरिया है, सिफिलिस भी है, क्लेमाइडिया भी है। कैंसर नहीं है बच्चों। कैंसर जो है ना, वो यौन संचारित रोग नहीं है, यानी एसटीडी डिजीज नहीं है। कैंसर नॉन इन्फेक्शनल डिजीज है, यानी असंक्रामक रोग है जो ट्यूमर बनने के कारण कोज होता है। इसका मतलब सुजाक, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, ये सब एसटीडी डिजीज है। एचआईवी एड्स भी है इसमें, हीमोफीलिया भी है इसमें। ये सारे के सारे यौन संचारित रोग है, लेकिन ये नहीं है। यौन संचारित रोग भी आप पढ़कर अच्छे से जाएं, क्वेश्चन यहाँ से आता है। कैसे फैलते हैं ये भी आता है। महिलाओं में स्थाई, स्थाई यानी परमानेंट, फीमेल्स के अंदर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है? सीधी सी बात है, परमानेंट, यानी अब आगे बच्चा ही नहीं चाहिए तो परमानेंट तो वही होगा। कौन सा? नलिका उच्छेदन, नमलिका उच्छेदन लिखा हुआ है जो गलत है, ट्यूबेक्टोमी। नलिका उच्छेदन यानी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, मादा की अंडवाहिनी नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। तो शरीर से क्या होगा? काटकर बांध दिया जाएगा तो ओवम्स का जो ट्रांसपोर्ट है, अंडाणुओं का जो परिवहन है, वो क्या हो जाएगा बच्चों? रुक जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगला, पुरुषों में बंधेकरण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी मेल के अंदर पूछा है इसने। मेल में क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल में होती है भाई, गलत है। नसबंदी हाँ बोल सकते हैं, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ऑप्शन दे रखे हैं अगले? ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? लेकिन ये ऑप्शन, आगे ऑप्शन है अंडोत्सर्ग, जो नहीं है, गर्भपात नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नसबंदी, स्टेलाइजेशन। पुरुषों में जो बंधेकरण, मेल के अंदर जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस है, वो नसबंदी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वैसेक्टोमी। ये देखो यहाँ पे वैसेक्टोमी लिखा हुआ है, वहाँ पे उसने नसबंदी लिख रखा था। हालांकि हिंदी में उसे शुक्रवाग उच्छेदन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की। अगला क्वेश्चन, अंतर्गर्भाशयी
अंतःगर्भाशय निरोधक युक्ति का उदाहरण है आईयूडी। अंतःगर्भाशय युक्ति यानी आईयूडी, ये देखो इंट्रायूटेराइन डिवाइस। क्या होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस? ऐसे डिवाइस जो फीमेल के किसके अंदर, यूट्रस में, गर्भाशय में लगाए जाते हैं, आईयूडी कहलाते हैं। और ये आईयूडी की बात करें तो कंडोम नहीं, आईयूडी नहीं है। मौखिक गोलियां यानी मुंह से ओरल पिल्स ली जाने वाली नहीं है। डायाफ्राम नहीं है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है कॉपर टी। कॉपर टी एक टी शेप की कॉपर की बनी हुई, टी शेप की कॉपर की बनी हुई युक्ति होती है, डिवाइस होती है, जिसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। और यूट्रस के अंदर इंसर्ट करने के बाद ये कॉपर आयन रिलीज करती है। यानी कॉपर टी किस मेथड पर काम करती है? कॉपर आयन रिलीज करती है। जब कॉपर आयन रिलीज होते हैं तो स्पर्म को क्या करती है? फैगोसाइट करती है, यानी शुक्राणुओं को मारती है, जिससे कि जो स्पर्म्स की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, ZIFT सहायक जनन तकनीकी में युग्मनज को स्थानांतरित किया जाता है। यानी ZIFT के अंदर जो जाइगोट होता है, ZIFT प्रोसेस के अंदर जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ डाला जाता है? मैंने पहले भी क्लासों में बच्चों को बताया था। अगर ZIFT पूछ ले तो ZIFT ध्यान रखना, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन, फेलोपियन ये रही, इसका मतलब जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जबकि जाइगोट को तो किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। और अगर इसी जगह आ जाए कि आईयूटी में, आईयूटी एक प्रोसेस होता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, जिसमें एम्ब्रियो को, जाइगोट को नहीं, एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो फिर वहाँ फेलोपियन ट्यूब नहीं आएगा, वहाँ उत्तर आएगा यूट्रस। लेकिन यहाँ ZIFT में जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पात्रे निषेचन टेस्ट ट्यूब, पात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को क्या भी कहते हैं? अरे भाई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी विट्रो में फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो बेबी बनते हैं वो टेस्ट ट्यूब में बनते हैं, इसलिए उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, है ना। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो पात्रे निषेचन प्रोसेस को IVF कहते हैं, IVF कहते हैं प्रोसेस को। और इसमें जो बेबी डेवलप होता है यानी बच्चा बनता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। उसके बाद आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन, IVF का पूरा नाम ऊपर दे ही रखा है ना, IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में पात्रे निषेचन भी बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? शरीर के जैसी कंडीशन शरीर के बाहर बनाकर, किसी टेस्ट ट्यूब में बनाकर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाना क्या कहलाता है? IVF कहलाता है। अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्तियों को संक्षिप्त में समझाइए। क्या बोला है? अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्तियों को, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी IUD के बारे में कहना चाह रहा है। यानी अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक यानी IUD, अंतःगर्भाशयी युक्तियां बोलना चाहिए, गर्भ निरोधक है ना। IUD जो युक्तियां को संक्षिप्त में समझाइए, तो IUD युक्तियों को कहते हैं। अंतःगर्भाशयी निरोधक को संक्षिप्त में क्या समझाना है? अंत यानी इंट्रा, I, गर्भाशय यानी यूट्रस, U, और डिवाइस यानी युक्ति यानी डिवाइस, D। तो इसको क्या हो जाएगा? IUD। तो शॉर्ट में, संक्षिप्त में पूछा है, संक्षिप्त में क्या बोल देंगे? IUD बोल देंगे, सीधी सी बात है, ये ऊपर भी आया है। पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि क्या कहलाती है? अभी अभी बात की थी, ये क्वेश्चन ऊपर भी पहले आ चुका है, वासेक्टोमी कहलाता है भाई। वासेक्टोमी यानी शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन। मेल के अंदर जो नसबंदी करवाई जाती है उसे शुक्रवाहक उच्छेदन या वासेक्टोमी कहते हैं, जिसमें शुक्रवाहक के अंदर वास डिफरेंस के अंदर कट लगाया जाता है और उसे बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का परिवहन रुक जाता है बच्चों। आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है ZIFT विधि में युग्मनज को। अरे वही क्वेश्चन है ये सेम, ZIFT विधि में युग्मनज को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? तो मैंने अभी अभी कहा था ZIFT यानी जाइगोट है, जाइगोट को कहाँ डाला जाएगा? वही अंडवाहिनी नलिका में, फेलोपियन ट्यूब में। अरे इसमें ही छिपा हुआ है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन, ये लिखा हुआ फेलोपियन है ना। तो अंडवाहिनी नलिका, इसका उत्तर हो जाएगा अंडवाहिनी नलिका, फेलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा जाइगोट को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
पात्र निषेचन से आप क्या समझते हैं? वही आईवीएफ के बारे में पूछ रहा है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। आईवीएफ यानी किसी भी पात्र के अंदर, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम को लेकर फर्टिलाइजेशन करवाना, शरीर के जैसी कंडीशन ही उसमें क्रिएट की जाती है, उसे ही पात्र निषेचन कहते हैं। किसी एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि का नाम बताइए। 3 है प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां, उनमें से एक का पूछा है, तो हमें पता है जो प्राकृतिक गर्भ निरोधक जो विधियां होती है वो 3 टाइप की होती है। अगर अपन बात करें तो पहली वाली जो विधि है वो है आवधिक संयम, आवधिक संयम संयम। दूसरी है बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन। और तीसरी है स्तनपान अनातर्व, स्तनपान अनातर्व। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इन्हें? तो भी बच्चों अनातर्व, स्तनपान अनातर्व। तो इसे बोलते हैं पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसे बोलते हैं विड्रॉल और इसे बोलते हैं लैक्टेशन एमिनोरिया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो होती है इसमें 10 से लेकर 17वें दिन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17वें दिन तक कोपुलेशन को अवॉइड करके आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। कोपुलेशन के दौरान मेल पार्टनर अपने सीसन यानी पेनिस को वजाइना से बाहर निकालकर कोपुलेशन से बच सकता है, यानी वीर्य सेचन से बच सकता है, इंसेमिनेशन से बच सकता है। स्तनपान अनातर्व कहता है जो महिलाएं अपने शिशुओं को जितने दिन स्तनपान कराती है तब तक उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी क्रियाएं बंद रहती है, अतः उनमें सैगरभता नहीं होती। लेकिन ये याद रहे 6 महीने तक ये काम करती है, 5 से 6 महीने के बाद ये मेथड काम नहीं करता है। आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन। आईवीएफ का पूरा नाम, अगर अपन बात करें आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का पूरा नाम होता है, जो कई बार आ चुका है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फुल टर्म। उसके बाद जेडआईएफटी का पूरा नाम, इसकी भी बात पहले कर चुके हैं। जेडआईएफटी का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। भाई बच्चों, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देना ही ये किसका पार्ट है? भाई एआरटी का पार्ट है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक का, सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का भाग है ये। आगे की बात करें, किसी एक अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखिए। आईयूडी का, किसी एक आईयूडी का नाम लिखना है। भाई बहुत सारी होती है आईयूडी, कॉपर 7, कॉपर 7 है ना, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 है ना, कई सारे। तो यहाँ पे अपन तो सीधा उत्तर लिख देते हैं कॉपर टी। कॉपर टी भी इसका आंसर होगा, कॉपर 7 भी इसका आंसर होगा, प्रोजेस्टार्स भी इसका आंसर होगा। ये सारे के सारे इसी के हैं। ये 3 प्रकार की होती है आईयूडीज, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तांबा मोचक हार्मोन रिलीजिंग, तांबा मोचक कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन मोचक हार्मोन रिलीजिंग, और क्या नाम है, नॉन मेडिसिएटेड यानी औषधि रहित। सहायक जनन तकनीकियों से आप क्या समझते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती है? ऐसी टेक्नोलॉजीज जो किसी इनफर्टाइल पुरुष को, यानी कोई बंदे दंपति है जिसमें संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, उनको संतान उत्पन्न करने में यानी उनको बच्चे पैदा करने में जो मदद करती है सारी की सारी टेक्निक्स, वही क्या कहलाती है? एआरटी। कुल मिला के बंदेता को, इनफर्टिलिटी को जो दूर करती है वही कहलाती है एआरटी। कई सारी एआरटी टेक्निक है जो हमने पढ़ा है। यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं? दिखाई दे रहा है क्या आपको ये छोटे क्वेश्चन? ये लो, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? तो यौन संचारित रोग किसे कहते हैं भाई? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। इसमें इतने छोटे क्वेश्चन क्यों हैं इस चैप्टर में? क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चन ही आएंगे इस चैप्टर में से, इसलिए यौन संचारित रोग यानी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसे डिजीज जो कोपुलेशन रिलेशन, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मैथुन संबंध या असुरक्षित मैथुन संबंध बनाने से फैलते हैं, एसटीडी कहलाते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर पढ़ाया था, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया। गर्भ निरोधक की किसी एक स्थायी विधि का नाम लिखिए, यानी किसी एक परमानेंट मेथड का नाम लिखना है। टूबेक्टोमी और वासेक्टोमी अभी हमने बात की थी। फीमेल के अंदर बात करें तो नली का उच्छेदन, जिसे टूबेक्टोमी हम कहते हैं, वो भी परमानेंट है। और मेल के अंदर वासेक्टोमी की बात करें, वासेक्टोमी भी इसका स्थायी उपचार है। चलिए आगे चलते हैं। पुरुषों में बंदेकरण की प्रक्रिया, पुरुषों में बंदेकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टेलाइजेशन। अब मेल में वही आ गया भाई, मेल में बंदेकरण स्टेलाइजेशन को क्या कहते हैं? तो वही पहले भी हमने बात कर ली। मेल के अंदर अगर अपन बात करें तो अंग्रेजी में बोलते हैं वासेक्टोमी,
वासेक्टोमी यानी शुक्रवाक, वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है, उसे वासेक्टोमी कहते हैं। हिंदी में बोला जाता है शुक्रवाहक उच्छेदन। शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन किसमें है? मेल में नसबंदी है, इसमें शुक्राणुओं का परिवहन रुक जाता है। अब वही अगला क्वेश्चन, महिलाओं में बंदीकरण को क्या कहते हैं? तो ऊपर अपन ने लिखवा रखा है नलिका उच्छेदन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं टूबेक्टोमी। टूबेक्टोमी, टूबेक्टोमी जिसे हम बोलते हैं नलिका उच्छेदन। क्या बोलते हैं भाई बच्चों? उसे हम बोलते हैं नलिका उच्छेदन। तो ये जो नलिका उच्छेदन है टूबेक्टोमी, ये फीमेल बंदीकरण को कहते हैं, फीमेल स्टेलाइजेशन को कहते हैं। और इसमें फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है एंडवाइनी को, जिससे ओवम का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर को 1 2 3 चैप्टर की अपन बात कर चुके हैं, अब चौथा चैप्टर आ गया है। चौथा चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये बोलता है मनुष्य के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? भाई अर्धसूत्राणु द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गैमेट्स, अर्धसूत्राणु यानी गैमेट्स को बोलते हैं। और अपन को पता है गैमेट्स n होते हैं, n। और अभी भी मैंने बताया था 2n में 46 होते हैं, तो n में कितने रहेंगे? 23। इसका मतलब n में कितने, यानी अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। ये लैंग्वेज का फर्क है, देखो आपको यहाँ वहाँ कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आपके पास भी आ सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ा अंग्रेजी में पढ़े। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन गैमेट, ये देखो ह्यूमन गैमेट यानी युग्मक होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ अर्धसूत्राणु में, अर्धसूत्राणु में। तो ऐसे कई प्रश्न आएंगे, मैं आपको बता दूं एग्जाम में कई प्रश्न पढ़ेंगे, कई सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको लैंग्वेज में जरूर कन्फ्यूजन कर सकते हैं। आप दोनों मीडियम में यानी अपने जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें देखें और आराम से इसको सॉल्व करें, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो ना, क्वेश्चन आपको सारे आएंगे, लेकिन सिर्फ मेन चीज है लैंग्वेज का फर्क। अगला क्वेश्चन, एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति से उपस्थित रोग। अब सीधी बात है, अगर एक्स गुणसूत्र की कमी हो गई, एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो उससे एक बीमारी हो जाती है मेल में, जिसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन ये बोला एक एक्स गुणसूत्र की कमी, तो महिलाओं में नॉर्मल एक्स गुणसूत्र होता है और उसमें से एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो ये वाली कंडीशन हो जाती है कौन सी? XO। और अगर XO कंडीशन हो गई तो XO कंडीशन कौन सी बीमारी में होती है? टर्नर सिंड्रोम में। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो गया टर्नर सिंड्रोम में, फीमेल में होता है। और फीमेल के अंदर ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, सेक्स क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। आपको पता है डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की एक प्रति अधिक आ जाने के कारण होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक एक्स गुणसूत्र का एडिशनल ऐड यानी XXY की कंडीशन हो जाएगी, एक एक्स गुणसूत्र अधिक आ जाने के कारण होता है। और हीमोफीलिया जो है वो हीमोफीलिया तो मेंडलियन डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। मेंडल के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत, द क्रोमोसोमल थ्योरी। वो साइंटिस्ट प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और इसके बारे में पूछता भी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सट्टन और बोवेरी दो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, सट्टन और बोवेरी। सट्टन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया और इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम हमेशा साथ नहीं रह सकते, पेयर में नहीं रह सकते। जब गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो युग्मक बनने के दौरान क्रोमोसोम का जो पेयर है वो सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने को ही इन्होंने कहा सेपरेट होकर गैमेट्स में जाएगा, इसे बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सहप्रभाविता को दर्शाने वाला फिनोटाइप, आप खुद सोचो, ऐसे पर्सन आते हैं बहुत दिक्कत करते हैं आपके साथ में, बहुत सिंपल है। सहप्रभाविता क्या बोल रहा है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर शो हो, यानी साथ साथ अगर प्रकट हो तो उसे बोलते हैं कोडोमिनेंस सहप्रभाविता। अब आप समझो, यहाँ पे रेसेसिव, यहाँ पे डोमिनेंट तो है कैपिटल R, और रेसेसिव है स्मॉल r, तो यहाँ पे गैमेट बने कैपिटल R, यहाँ पे गैमेट बने कैपिटल R, स्मॉल r। तो अब भाई बच्चों, ये रेड है, रेड यानी लाल, और ये है सफ़ेद, यानी वाइट। तो भाई बच्चों, इसका क्रॉस इससे होगा तो कैपिटल R स्मॉल r आया, इसका क्रॉस अगले वाले से होगा कैपिटल R स्मॉल r, इसका इससे करवाए कैपिटल R स्मॉल r, इसका इससे करवाए कैपिटल R स्मॉल r। अगर यहाँ y लिया तो आप y ले सकते हैं, बात वही है, r की जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y ले सकते हैं। अब आप थोड़ा मेन चीज़ जो देखने वाली है वो आप ये चीज़ देखें, जैसे यहाँ y है तो y हम ले सकते हैं, एक बड़ा R होगा, एक छोटा R होगा। तो आप यूँ समझो बात को थोड़ा सा, चलो इधर समझो, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ भाई। सीधी बात, कैपिटल R और कैपिटल R बोला, ये डोमिनेंट हो गए,
है ना, कैपिटल वाई ये भी डोमिनेंट हो गए, ये भी डोमिनेंट हो गए। अगर स्मॉल आर बोले ये दोनों ये रेसेसिव हो गए, और स्मॉल वाई ये दोनों ये रेसेसिव, ये दोनों हो गए प्रभावी डोमिनेंट, ये हो गए अप्रभावी। अब मुझे बताओ इन दोनों में से मिक्सचर आ जाए तो फिर वो कौन सा होगा, वो होगा कोडोमिनेंट। यानी अगर कंडीशन हो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका मतलब ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया और ये भी आया। F1PD के अंदर साथ साथ चारों अपना प्रभाव प्रकट कर रहे हैं, चारों के चारों गैमेट, तो वो कंडीशन होगी सह प्रभाविता। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों साथ साथ प्रकट हुए हैं, तो इसका मतलब सह प्रभाविता का यहाँ पे दर्शाने वाला उदाहरण हो गया ये। ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़े ढंग से देंगे। F2PD में लंबे पौधों के, F2PD में लंबे पौधों के जीनोटाइप की पहचान तो किया गया संकरण क्या कहलाता है। अरे भाई F2PD के अंदर, F2PD जो होती है आपको पता है, उस F2PD में इसने बोला है लंबे पौधों की पहचान के लिए। तो लंबे पौधे आपको पता है, ये जो F1PD आती है, इस F1PD में ये हमें गैमेट प्राप्त होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अगर आप कैपिटल टी से करवाओगे, कैपिटल टी का मतलब होता है भाई बच्चों लंबे पौधों के जीनोटाइप की पहचान है तो किया गया, तो लंबे पौधों के लिए करवाओगे तो ये वाला जो संकरण है वो कहलाएगा, बताओ कौन सा, लंबे पौधों के लिए। F2PD में लंबे पौधों के जीनोटाइप की पहचान है तो किसका उपयोग किया जाता है, तो अगर लंबे पौधों के लिए करवाओगे तो उसे बोला जाता है लंबे पौधों के लिए एक होता है आउटक्रॉस, उसे बोला जाता है आउटक्रॉस। आउटक्रॉस का मतलब होता है बाह्य संकरण, क्या बोला है, बाह्य संकरण, बाह्य संकरण। और अगर इसी का क्रॉस अगर अपन किसमें स्मॉल से करवाएं तो उसे बोला जाता है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस को हम क्या बोलते हैं भाई, परीक्षण संकरण, क्या बोलेंगे, परीक्षण संकरण। तो फिर इसका उत्तर क्या होगा, इसने बोला F2PD में लंबे पौधों के जीनोटाइप, यानी लंबे पौधे तो ये है F1PD, F2PD में ये प्लांट हमें प्राप्त हुआ, इसका किससे, लंबे पौधों से अगर अपने पहचान है तो करवाया, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा बाह्य संकरण। क्या होगा, बाह्य संकरण, बाह्य संकरण, बाह्य संकरण को बोलते हैं आउटक्रॉस, आउटक्रॉस। ये यहाँ थोड़ा सा याद रहे, गलती से लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आउटक्रॉस बाह्य संकरण। ये टेस्ट क्रॉस कब होता, टेस्ट क्रॉस जब होता कि इस F2PD के अंदर जो गैमेट मिला है इसका किससे होता, रेसेसिव से जब होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, जो मैंने पहले बताया हुआ है। डीएनए के सार युग्मों के घटने बढ़ने से खाली स्थान उत्परिवर्तन होता है, तो सीधी सी बात है दो प्रकार का होता है वैसे तो उत्परिवर्तन, लेकिन ये बोल क्या रहा है, डीएनए के सारे युग्मों के घटने बढ़ने से। देखो एक सार युग्म बढ़ जाएगा, एक सार युग्म घट जाएगा, तो वो तो होता है पॉइंट म्यूटेशन यानी बिंदु उत्परिवर्तन। और अगर पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा पेयर चेंज हो जाएगा, अगर एक नाइट्रोजन सार नाइट्रोजन बेस की कमी या अधिकता हो जाएगी उसे बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। और अगर पूरा का पूरा फ्रेम ही बदल जाएगा यानी पूरा पेयर चेंज हो जाएगा उसे बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसका करेक्ट आंसर वैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही होगा। बोला क्या है एक बार अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, द एडिशनल और डिलेशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए। बेस पेयर आ गया यानी जोड़ा आ गया और पूरा का पूरा जोड़ा बढ़ता है, वो क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसका मतलब यहाँ क्या कहलाता है, ये क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, शिफ्ट उत्परिवर्तन। यहाँ पे अगर लिखा हुआ होता पेयर ना लिख के, जोड़ा ना लिख के, यहाँ लिखा होता एक, यहाँ सार युग्म लिखा हुआ है, अगर एक नाइट्रोजन सारक आता तो फिर उत्तर क्या होता, बिंदु उत्परिवर्तन। इसलिए इसका उत्तर होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन, 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति 21 क्रोमोसोम की जो एडिशनल कॉपी है, हमने पहले ही अभी बात कर ली, डाउन सिंड्रोम होगा। 21वें गुणसूत्र की एक प्रति अधिक आ जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी भाई, मेंडेलियन रोग है ये, और ट्राइसोमी हो जाएगी 21वें गुणसूत्र की, तो वो रोग हो गया डाउन सिंड्रोम। कौन सा हो गया, डाउन सिंड्रोम। तो प्रश्न पूछा जा सकता है डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की अधिकता से होता है, 21वें गुणसूत्र की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे इस रोग में, 47 हो जाएंगे भाई बच्चों। बताओ ये
सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या ऑटोजोमल, तो हम कहेंगे ऑटोजोमल। ऑटोजोमल यानी एलिंग गुणसूत्रीय रोग है ये, क्योंकि 21 क्रोमोसोम कौन सा होता है, 21 ऑटोजोम क्रोमोसोम होता है। आनुवंशिक संतुलन किसे कहते हैं भाई, ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है। आनुवंशिक संतुलन को खाली स्थान, अच्छा क्या भी कहते हैं, दूसरा नाम पूछा है तो हमने ये वैसे चैप्टर चल रहा है 6 और ये चैप्टर चल रहा है 4 और ये 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है उसको आनुवंशिक संतुलन, हिंदी में ये जो आनुवंशिक संतुलन है जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, इसी का दूसरा नाम है हार्डी विनबर्ग सिद्धांत। ये नोट्स में आपको लिखवाया हुआ है। तो हार्डी विनबर्ग सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हार्डी विनबर्ग सिद्धांत, हार्डी विनबर्ग विनबर्ग सिद्धांत। और ये होता क्या है, आनुवंशिक संतुलन, पिछली बार बोर्ड का क्वेश्चन है आया हुआ, आनुवंशिक संतुलन किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कोई भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की जो एलील फ्रीक्वेंसी है, एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी जो युग्म विकल्पी की जो आवृत्ति है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, उसे ही हम बोलते हैं आनुवंशिक संतुलन। हीमोफीलिया एक रोग है, तो पहली बात तो मेंडलियन रोग है हीमोफीलिया, लेकिन मेंडलियन में भी कौन सा है, तो मेंडलियन में लिंग सहलग्न, देखो लिंग एलिंग सहलग्न भी होता है, लेकिन ये है लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न। इसका मतलब इसकी जो जीने हैं वो किस पे लोकेटेड होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स लिंक्ड। यहाँ क्या उत्तर आएगा, एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, यानी इसकी जो जीन्स है वो सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होती है, और सेक्स में भी किस पे, एक्स सहलग्न, एक्स गुणसूत्र पर इसकी जीन मौजूद होती है। हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया रोग के अंदर क्या नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा, रोगी व्यक्ति के खून बहता रहेगा, कभी भी ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, सडनली चेंजेस, यानी जीन में अचानक आने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन दो प्रकार के पढ़े हैं हमने, पॉइंट म्यूटेशन बिंदु उत्परिवर्तन, और दूसरा पढ़ा है हमने फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो दोनों को आप देख कर जाएं, उत्परिवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाल्टर सट्टन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत, सट्टन और बावेरी, हमने अभी अभी देखा है, यहाँ ओनली सट्टन दिया है इसने, सट्टन और बावेरी ने एक सिद्धांत दिया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को क्या भी कहते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हिंदी में कहते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। और बताइए वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत वाल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी द्वारा दिया गया, तो यहाँ वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत उत्तर हो जाएगा इसका। बिंदु उत्परिवर्तन से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, बताया हुआ है आपको नोट्स में, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो रोग है वो सिकल सेल एनीमिया रोग दात्र कोशिका एरक्तता रोग पॉइंट म्यूटेशन से, बिंदु उत्परिवर्तन से होता है। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय सूत्र लिखिए। अरे इसमें क्या है, टर्नर सिंड्रोम में क्या गुणसूत्रों की कंडीशन क्या होती है, गुणसूत्रीय सूत्र का मतलब पूछ रहा है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। पहली बात तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, फीमेल के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स। अब होगा क्या, इनमें से एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी तो कंडीशन क्या होगी, एक्स जीरो। इसका मतलब मुझे बताओ गुणसूत्र सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स जीरो। इसको यूं भी लिख सकते हैं, ऑटोजोमल क्रोमोसोम 44 होते हैं, 44 प्लस एक्स जीरो, इसका मतलब करेक्ट आंसर ये हो गया। समझ गए बात को। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जीन प्रारूप वही पूछ लिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, और मेल के अंदर अगर बात करें तो मेल के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स वाई, कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्स वाई। अब इसमें से एक एक्स गुणसूत्र की कमी नहीं होगी, एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी, यानी एडिशनल कॉपी हो जाएगी। और सीधी सी बात है, मेल के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन से होते हैं, एक्स वाई, एक्स एक्स वाई लिख दिया मैंने, एक्स वाई। अब इसमें एक्स वाई में एक एक्स क्रोमोसोम अगर बढ़ गया तो मुझे बताओ कंडीशन क्या हो जाएगी, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स वाई में बढ़ेगा तो कंडीशन हो जाएगी एक्स एक्स वाई। तो मुझे बताइए यहाँ पे जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई। वंशावली विश्लेषण, अगला क्वेश्चन, वंशावली अध्ययन से आप क्या समझते हैं। सीधी सीधी बात है, बता रखा है, एक ट्री बनाई जाती है, यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आनुवंशिक रोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करने के लिए, या किसी ट्रेट या किसी लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करने के लिए एक ट्री या चार्ट बनाई जाती है, उस ट्री या चार्ट को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। कई सारे हम
जेनेटिकली या मेंडलियन डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस बनाते हैं, यानी वंशावली विश्लेषण चार्ट बनाते हैं। नोट्स की कॉपी में दे रखा है, ढंग से देख के जाएं। वंशावली विश्लेषण के महत्व कई बार पूछते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद, अरे बहुत सीधा है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद जो है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है कौन सा? सहलग्नता, लिंकेज, सहलग्नता, सहलग्नता, लिंकेज, लिंकेज, लिंकेज जो है वो किसका एग्जाम्पल है भाई, किसका एक्सेप्शन है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब भी जो एलील होता है वो पेयर में होता है, पेयर में जो एलील होता है वो गेमिट बनने के टाइम सेपरेट हो जाता है, सेपरेट यानी अलग हो जाता है। और जब गेमिट बनने के टाइम जब वो सेपरेट हो जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन में स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाता है, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट लिंकेज इसका उल्टा कहती है, हमेशा साथ साथ रहना, यानी एलील्स का जो पेयर है वो कभी भी अलग नहीं होता, साथ रहता है। वो कहती है सहलग्नता, इसका मतलब एक दूसरे का जानी दुश्मन यानी अपवाद हो गया। तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का वो होगा सहलग्नता। मानव में रक्त वर्ग का निर्धारण कौन सी प्रभाविता पाई जाती है? मानव में जो ब्लड ग्रुप का जो ट्रांसफर है या मानव में रक्त समूह की जो वंशागति है वो कौन सी प्रभाविता मानी जाती है? सीधी बात है सहप्रभाविता, सहप्रभाविता, कोडोमिनेंट। सहप्रभाविता रक्त समूह की वंशागति है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो है वो किसका, कोडोमिनेंस किसका है? मानव में ब्लड ग्रुप का जो ट्रांसफर है वो कोडोमिनेंस पे डिपेंड करता है। कैसे भाई बच्चों, अगर बात करें तो कोई भी मदर है उसका ब्लड ग्रुप ए है और फादर है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो हमें पता है ये जो ए ब्लड ग्रुप है इसको हम एलील लिखते हैं तो लिखते हैं आई ए या स्मॉल आई। उसके बाद बी को लिखते हैं आई बी स्मॉल आई, सीधी बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे? आई ए दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई ए, आई बी और आई बी भी लिख सकते हैं। अगर अपन बात करें यहाँ गेमेट बनेंगे तो आई ए स्मॉल आई बना और यहाँ पे गेमेट बने आई बी स्मॉल आई, तो हमें पता है जब इसका क्रॉस इससे हुआ तो यहाँ आई ए आई बी आया। इसका मतलब ये जो बच्चा हुआ इस बच्चे में ब्लड ग्रुप क्या आया? ए बी आया, यानी ए बी और बी बी यानी माता और पिता दोनों से ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस साथ साथ हुई, बराबर हुई, बराबर हुई। इसका मतलब को यानी साथ साथ, यानी मेल और फीमेल दोनों की वंशागति, दोनों की इनहेरिटेंस साथ साथ होती है, दोनों का इफेक्ट बराबर होता है, उसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। मटर में लिंग निर्धारण का प्रकार बताइए। मटर में लिंग निर्धारण, ये क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया इन्होंने? पी के अंदर कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है। हमने 4 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है, इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर दें अभी के लिए, क्योंकि हमें पता है कौन कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक्स 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 वाई जो मेल में देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। उसके बाद जेड 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 डब्ल्यू, ये पक्षियों में, बर्ड्स में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो है वो एक्स एक्स एक्सो टाइप का जो इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। अगला हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, अगुणित द्विगुणित, जो किसके अंदर, हनी बीज के अंदर देखने को मिलता है। तो ये पी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का ये क्वेश्चन थोड़ा इसको देखेंगे, ये गलत है क्वेश्चन। आगे की तरफ चले, आगे की तरफ अगर अपन बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है वो आनुवंशिक संतुलन किसे कहते हैं, यानी वही क्वेश्चन जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से पूछा हुआ है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वही कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम वही है, मैंने बता दिया, आप ऊपर देख लेना। किसी भी पॉपुलेशन है उसके अंदर एलील फ्रीक्वेंसीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, डू नॉट चेंज, यानी कभी भी बदलाव उनमें नहीं होता है। आगे की बात करें सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस अभी अभी हमने साथ में पढ़ा है, यानी मेल और फीमेल, यानी हम बात करें दोनों के दोनों जो पेरेंट्स होते हैं उनका F1 पीढ़ी में साथ साथ इफेक्ट शो होना ही सहप्रभाविता कहलाता है। मानव में इसका एक उदाहरण देकर बताइए। तो मानव में इसका उदाहरण अभी अभी हमने बताया था, रक्त समूह की वंशागति, ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस, रक्त समूह की वंशागति ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस किसका उदाहरण है? सहप्रभाविता का। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं? तो वही चीज़, डोमिनेंट कैरेक्टर F1 पीढ़ी में अपना इफेक्ट नहीं दिखाए, यानी प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाए, कंप्लीट
कंप्लीट प्रभाव नहीं दिखाए यानी कंप्लीट इफेक्ट नहीं दिखाए उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। स्नैपड्रैगन के अंदर आपने देखा होगा मिराबिलिस जलापा या स्नैपड्रैगन में आपने देखा है लाल और सफ़ेद पुष्पों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में गुलाबी आते हैं यानी लाल का पूरा प्रभाव नहीं है। आप नोट्स में देख ले आपको मिल जाएगा। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण जो है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होने के कारण एक्सो की कंडीशन हो जाती है। इनके अंदर मेल की तरह पुरुषों की तरह लक्षण प्रकट होने लगते हैं, नरों के समान लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इनकी त्वचा पर या इनकी स्किन पर रोम यानी बाल उत्पन्न होना चालू हो जाती है। इनका अंडाशय अल्प विकसित होता है, इन महिलाओं का अंडाशय अल्प विकसित होता है। आगे की बात, दात्र कोशिका एरक्तता रोग के कारण बताइए। सिकल सेल एनीमिया जो रोग है ना वो किसके कारण होता है, वो म्यूटेशन के कारण होता है, उत्परिवर्तन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला होती है, इस बीटा चेन हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6 पोजीशन छठी स्थिति के अंदर एक एमिनो एसिड मौजूद होता है ग्लूटेमिक अम्ल। इस ग्लूटेमिक अम्ल को एक दूसरा एमिनो एसिड प्रतिस्थापित कर दिया जाता है यानी ग्लूटेमिक की जगह कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है, जिससे कि बीटा चेन में चेंज आ जाता है यानी म्यूटेशन हो जाता है। इस म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। वंशावली अध्ययन के दो उपयोग बताइए। पेडिग्री एनालिसिस के दो उपयोग वही बताए थे मैंने, यानी मेंडलियन डिसऑर्डर या आनुवंशिक रोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का यूज किया जाता है जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को, और उसके बाद किसी ट्रेट या लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन में स्टडी करने के लिए। ट्रेट यानी लक्षण। उसके बाद अगला, लिंग सहलग्न रोग से आप क्या समझते हैं, यानी ऐसे रोग जिनकी जीन्स, लिंग सहलग्न का मतलब सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं ऐसे डिजीज जिनकी जीन सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हो, लिंग गुणसूत्रों पर जिनकी जीन मौजूद होती है उन्हें लिंग सहलग्न रोग कहते हैं। आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। लिंग सहलग्न रोग है, एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया की जीन किस पर मौजूद होती है, हीमोफीलिया, इसका उदाहरण हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की जीन कौन से क्रोमोसोम पर मौजूद होती है, एक्स क्रोमोसोम पर, अभी अभी ऊपर बताया था। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को प्रभावित करने वाले कोई तीन कारक लिखिए। तो हार्डी विनबर्ग को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। जीन फ्लो यानी जीन प्रवाह, जीन प्रवाह। उसके बाद म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और क्या, आनुवंशिक अपवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसे बोलते हैं, आनुवंशिक अपवाह, अपवाह है। इसके अलावा और क्या, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब चीज़ें हार्डी विनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करती है। जब तक ये उपस्थित नहीं होंगे जब तक उनकी एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, अगर इनमें परिवर्तन आ गया तो एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होगी। मेंडल के एक संकर संकरण में F2PD का फिनोटाइप अनुपात लिखिए। तो एक संकर संकरण में F2PD का फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप। तो मेंडल के एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पहली बात तो अगर अपन बात करें तो जीनोटाइप, फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप होता है 3:1, और जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप होता है 1:2:1। लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। पर्सन को ढंग से पढ़े, मेंडल के एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2PD का फिनोटाइप, तो फिनोटाइप 3:1। रक्त वर्ग प्रणाली में सहप्रभाविता को समझाइए। ये आपको आपके नोट्स में समझाया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है। ह्यूमन में ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस होती है वो कोडोमिनेंस पे डिपेंड करती है, और एक डायग्राम बनवा रखा है मैंने, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस होती हुई। इसका मतलब रक्त वर्ग में ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है उसको आप नोट्स से ढंग से देख ले, आपको ये वहाँ मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मटर में द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी दो कैरेक्टर्स को लेकर जिसकी स्टडी की जाती है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, और इसको डिटेल से आपके नोट्स में बताया गया है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो, उसको अपन बात करें तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, वो भी इसी पर बेस्ड है, डाईहाइब्रिड क्रॉस पर। तो इस डाईहाइब्रिड क्रॉस का डायग्राम भी बना हुआ है और डिटेल्स भी दे रखी है, उसको आप ढंग से पढ़कर जाएं द्विसंकर संकरण को, ठीक है। इसका मतलब ये चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब पांचवा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। चौथे चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस की अपन ने बात की है। मेंडल के तीनों नियम ढंग से पढ़कर जाएं, और एक डिजीज़ यानी मेंडलियन डिजीज़ और क्रोमोसोमल डिजीज़ आप ढंग से देख के जाएँ, और एक इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, इन तीन टॉपिक से एक बड़ा क्वेश्चन फिक्स है, मेंडल का नियम,
3 नंबर का क्वेश्चन मेंडल का नियम, सेक्स डिटर्मिनेशन और डिजीज, इन 3 से एक बड़ा क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से। उसके बाद आगे की बात करें तो अगला जो 5वां चैप्टर है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। 4 क्वेश्चंस के हमने किया है, कल की क्लास में ही हम 5, 6, 7 जितने भी हो पाएंगे वो लेकर आएंगे। आप रेगुलर इन क्वेश्चंस को देखें, 3-4 बार देखें, रिविजन करें, इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है 28 को। और कोशिश करो बच्चों सभी, काफ़ी टाइम, काफ़ी ब्रेक मिला है, काफ़ी छुट्टियां मिली है आपके इस पेपर में। आज 4 दिन की छुट्टियां आपके पास, 4-5 दिन की छुट्टियां, एग्ज़ाम लगे हुए हो चुकी है। तो आप अपनी नोट्स की कॉपी को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चंस को बार बार MCQ लगाओ, बार बार इस वीडियो को देखो और कोशिश करो इस बार पेपर में 100 आउट ऑफ 100 आप लेकर आएँ। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राधे राधे।